आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये शानदार कहानी है निगह सीमा जी की। और इस कहानी का टाइटल है हुनर। आइए मैं सुनाती हूँ इसको। उसने फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने अंदर कपकपी सी महसूस हुई। वह शायद लड़खड़ाई भी थी। शायद चलते हुए उसके बेटे ने अपने मजबूत हाथों से उसे सहारा दिया। कल ही अम्मा का फ़ोन आया था। वह उससे और बच्चों से मिलना चाहती थी। अब पूरे 10 साल बाद वह अपने बेटे का हाथ थामे उनसे मिलने जा रही थी। सर्दी का मौसम नहीं था, फिर भी उसे सर्दी लग रही थी। पता नहीं उससे मिलने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा। न जाने वह उससे क्यों मिलना चाह रही थी। क्या उनके चेहरे पर अब भी वैसी ही शान और वकार होगा? क्या अब मेरे भी उनके रौब की वजह से उनकी जबान गूंगी हो जाएगी? और न जाने क्या क्या कितने अनगिनत सवाल थे जो कन खजूरों की तरह जहन के अध खुले दरवाजे के आसपास रेंग रहे थे। अम्मा आप इतना घबरा क्यों रही हैं? वह दोनों अब फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच चुके थे और बेल बजाने से पहले उसके बेटे ने उसकी फीकी रंगत देखकर सवाल किया। नहीं नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, उसने थूक निकलकर मुश्किल से कहा। अगर आप उनका सामना नहीं कर सकती तो हम वापस चलते हैं। उसके बेटे ने उसकी घबराहट को महसूस करके नर्म लहजे में कहा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उसने अपने बिखरे हाथों हवासों को समेटने की कोशिश की। फिर उनके सामने सर उठाकर बात कीजिएगा और झुकाकर नहीं। उसने सर उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा। वह 6 फीट से निकलता हुआ कद कसरती जिस्म, सुर्खी लिए हुए गंदुमी रंगत, काली जहीन आंखें, चेहरे पर हल्की शेव, ब्रांडेड हल्की ग्रे धारी शर्ट, ब्लैक पैंट पहने, हाथ में नए मॉडल की क्रोला की चाबी लिए हुए। वह उसी का बेटा था। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट था और मल्टीनेशनल फर्म में काम करता था। उसके हर अंदाज से उसकी तालीम, काबिलियत और शख्सियत की ग्रूमिंग जाहिर हो रही थी। उसके दिल के आसपास महकते हुए गुलाब के पौधों से खौफ का नाग धीरे धीरे कहीं छुप गया और उसके चारों तरफ गुलाब की खुशबू फैल गई। अल्लाह को झुके हुए सर पसंद है, उसने एतमाद से कहा। हाँ, मगर सिर्फ अल्लाह के सामने। वह अपनी माँ से कहीं ज्यादा ज़हीन था। तुम बेल बजाओ, मैं अपने वादे पर कायम रहना, मगर अपने वादे पर कायम रहना। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर किसी ने इंसल्ट करने की कोशिश की तो फिर। उसने आगे का जुमला अधूरा छोड़ दिया और माँ के चेहरे को गौर से देखा। अब ऐसा नहीं होगा। उसके लहजे की मजबूती और एतमाद से उसे खुशी हुई और फौरन ही उसने बिल पर उंगली रख दी। कैसी अनहोनी थी कि उसे अम्मा ने खुद फ़ोन किया था। एक शहर में रहते हुए भी उन्होंने 10 साल एक दूसरे को कोई राबता नहीं रखा और न ही मिलने की कोशिश की। शायद अब भी वह न मानती अगर कुछ दिन पहले मिलाद में उसकी मुलाकात आलिया आंटी से न हुई होती। उसके बेटे ने 1 महीने पहले ही घर खरीदा था। घर सेट करने के बाद आसपास के लोगों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई तो वह एक दिन पड़ोस में चली गई। सुबह का वक्त था। घर में बूढ़ी औरत और उनकी बहू थी। दोनों सास बहू बहुत अच्छी तरह मिली। पता चला एक बहू और भी है, वह जॉब करती है। एक बेटा बहू अमेरिका में रहते हैं। 2 बेटियां शादीशुदा हैं, वह भी बाहर हैं। उसे भी उन लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उसकी भी 2 बेटियां थीं और दोनों बाहर थीं। इकलौता बेटा, उसके लिए वह लड़की तलाश कर रही थी। उसके बेटे की शर्त थी कि पहले आप अपना घर खरीदेंगे, फिर शादी करेंगे। और जब वह अपना घर खरीद चुका था तो अब उसके दिल में बहू लाने की तमन्ना जोर पकड़ चुकी थी। वह काफ़ी देर बैठकर उन लोगों के साथ गपशप करती रही। जब उठने लगी तो घर वालों ने उसे अपने घर मिलाद का बुलावा भी दे दिया, जो 2 दिन बाद होना था। फिर जब 2 दिन बाद वह उनके घर मिलाद में गई तो वहाँ उनकी मुलाकात आलिया आंटी से हुई। आलिया आंटी अम्मी के पड़ोस में रहती थी और अम्मा से उनकी बहनों जैसे ताल्लुकात थे। पुराने ज़मानों में बहनों जैसे, जिसमें एक दूसरे से के लिए सिर्फ मोहब्बत होती थी, जलन और नफरत नहीं। आलिया आंटी अम्मा ही की उम्र की थी, जो अब काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। लेकिन जब उसने करीब जाकर अपना इंट्रोडक्शन कराया तो वह फौरन पहचान गई। अरे हानिया, कहाँ थी तुम तो ऐसे गई कि कोई भी पता नहीं छोड़ा। आलिया आंटी ने उसे गले लगा लिया। हाँ, बस आपको तो पता ही होगा कि वह इतने सालों बाद उनको असल बताते हुए झिझक रही थी। हाँ, मुझे क्या नहीं पता तुम्हारी सास किस कदर नेक और परहेजगार थी। बेटे के मरने के बाद उन्होंने तुम्हें और बच्चों को किस तरह से से लगा कर रखा था।
आलिया आंटी ने के इन जुमलों पर वह हैरान रह गई। वाकई यही दुनिया है जो सिर्फ ज़ाहिरी को देखती है, वही कहीं वही कहती है जो वह सुनती है। हकीकत को समझना आसान नहीं है और न ही दुनिया वाले हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। तुमने अच्छा नहीं किया। उसे लगा कि वह आज सारे पुराने सबक दोहराने से के लिए उनसे मिली हो। मैंने अच्छा नहीं किया। वह हैरान सी आलिया आंटी को की मुंह तकने लगी। क्या चाचा ताया को हक नहीं था कि वह बच्चों की गलत बात पर रोक टोक लगा सकें? इतनी सी बात पर भी भला कोई घर छोड़ के जाता है? आलिया आंटी ने गलत नहीं किया था। बज़ाहिर तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस छोटी सी बात की तो मैं कैसे किता में कैसे अजियतें तकलीफ़ें छुपी हुई होती हैं, वह कोई भी नहीं जान सकता था। अम्मा कैसी हैं? उसे खुद पता नहीं चला कि उसने यह सवाल क्यों पूछा। तुम लोगों को बहुत याद करती हैं। वह लफ्ज़ थी पर चौंकी। क्या क्या अम्मा अब इस दुनिया में नहीं? उसने बड़ी मुश्किल से इटक इटक कर पूछा। नहीं, अल्लाह न करे। अभी वह जिंदा है। असल में अब वह लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। फिर उनका फ्लैट भी बहुत दूर है और तीसरी मंजिल पर है। अब मेरे घुटनों में इतनी ताकत नहीं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ सकूं, इसलिए मेरा तो अब उससे मिलना बहुत कम होता है। आलिया आंटी रवानी से जो कुछ कह रही थी, उसका एक एक लफ्ज़ उस पर हैरतों के बेशुमार दरवाजे खोल रहा था। क्या वह लोग उस घर से कहीं और शिफ्ट हो गए? हैरत के समंदर में डूबकर उभरी तो उसने सवाल किया। तुम्हें नहीं मालूम? उन्होंने गौर से हानिया की सूरत देखी। वाकई मुझे नहीं मालूम था। मैं तो समझ रही थी कि वह लोग अब भी उसी घर में रहते हैं। वह घर तो काफ़ी अरसा हुआ बिक गया। उन पैसों का तो कामरान ने अपनी बीवी और अपने बेटे को लेकर उन पैसों को लेकर अब बीवी बेटे को लेकर अमेरिका चले गए। वहाँ उनके लिए बेटे ने किसी निग्रो लड़की से शादी कर ली। अब सर पकड़कर रोते हैं। ओहो! और इमरान? इमरान कहाँ है? उसने फिर ये सवाल किया। यही है वह, यही है, हिंदुस्तान में है जिन उन्होंने कोई और कारोबार शुरू किया है। उसमें उनको बड़ा नुकसान हुआ। उनके बच्चे, उनकी एक बेटी की शादी हुई है और उसकी तलाक हो गई। बेटा गाने बजाने में पड़ गया और अम्मा वह इमरान के साथ रहती हैं। उस आपके पास उसका नंबर है? हाँ, इसी मोबाइल में है। आयजा से कहो कि निकाल कर दे देगी। मुझे तो नंबर मुश्किल से ही मिलता है। उन्होंने अपनी पोती का नाम बताया। आयजा ने मोबाइल से अम्मा का नंबर उसे लिखवा दिया। आलिया आंटी ने हानिया का नंबर भी अपने मोबाइल में सेव कर लिया। वह मिलाद से घर आई तो उसने अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। सालों की छाई हुई घुटन कम हो गई और ताज़ा हवा के झोंकों ने उसे अपने आसपास महसूस हो रहे थे। जहन की अध खुली खिड़की से कैसे कैसे मंजर साम अपनी झलक दिखला रहे थे। घर में तीसरे पहर से एक हंगामा मचा हुआ था। अम्मा को शुबा न था कि काशान ने उनके सरहाने से पैसे निकाले हैं और उनको शुबा नहीं बल्कि 100% यकीन था कि यह सारी हरकत काशान की है, जो उनके सबसे छोटे बेटे जिशान का इकलौता बेटा था। उनके इस यकीन की वजह यह थी कि जब वह दोपहर के खाने के बाद आराम से के लिए लेटी तो सिर्फ काशान ही उनके कमरे में आया था और उन्होंने अपने बेटे बटवे में गिनकर 3000 रुपये रखे थे। और जब वह नमाज के लिए उठी तो उन्होंने यूं ही बटवा खोला तो उसमें से 1000 का एक नोट गायब था। अम्मा का तो यह हाल था कि उनका 10 का नोट भी गायब हो जाता तो उनकी रातों की नींदें उड़ जाती। यहाँ कहाँ यह कि दिन दहाड़े 1000 का नोट गायब हो जाए। वह ऐसी बेकरार हुई कि हद नहीं। रात को जब उनके तीनों बेटे घर में दाखिल हुए तो अम्मा ने कमरे में बाकायदा अदालतें लगाईं। फिर सारे लड़कों को बुलाया। घर में 3 ही तो लड़के थे, जिनमें सबसे बड़ा फरहान था और अम्मा के सबसे बड़े बेटे कामरान का इकलौता बेटा था। और अम्मा का बेहद चहीता भी, इसलिए उसकी माँ अम्मा की सबसे चहीती बहू थी, क्योंकि वह उनकी भांजी थी और बहुत दौलतमंद भी थी और वह अम्मा का भी ख्याल बहुत रखती थी। दूसरा लड़का उनके मंझले बेटे इमरान का बेटा था। वह 3 बेटियों के बाद इस दुनिया में आया था, इसलिए उसके लाड प्यार का कोई ठिकाना नहीं था। इमरान की बीवी भी अम्मा की भतीजी थी। उसे टीवी देखने और शॉपिंग करने से फुर्सत नहीं थी। चूँकि उसके मियाँ का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और इमरान हर महीने अम्मा को अच्छी खासी रकम महीने के खर्च के लिए देता था, फिर उसकी बीवी भी जब बाजार जाती अम्मा के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाती, इसलिए अम्मा उससे भी खुश रहती। तीसरा लड़का काशान था, जो सबसे छोटे बेटे जीशान का बेटा था।
ये उसका कसूर यह था कि उसके बाप ने अपनी पसंद से शादी कर ली और जिस लड़की से शादी की वह बहुत मामूली खानदान आम शक्ल सूरत की थी और अम्मा को अपने खानदान की दौलत और काबिलियत पर बड़ा नाज था। इसलिए उनके दिल में न जिशान की बीवी के लिए मोहब्बत थी, न ही उसके बच्चों के लिए अपनायत पैदा हो सकी जो बाकी पोते और पोतियों के लिए थी। उन्हें बहुत दुख था कि जिशान के तीनों बच्चे अपनी ननिहाल पर गए हैं, उन्हीं लोगों की तरह सावले और दुबले पतले। जिशान ने हानिया की जहानत से इम्प्रेस होकर शादी तो कर ली, लेकिन कुछ सालों बाद ही वह उसकी जहानत से चिढ़ने लगा। हानिया ने भी ससुराल में कदम जमाने के लिए अपनी जहानत को जहन के एक कोने में दफन कर दिया था। अब वह भी उनमें घुलने मिलने के लिए उन्हीं की तरह बात करती, उन्हीं की तरह खाने पकाती, उनकी तरह टीवी सीरियल पर तीसरे कमेंट पास करती। उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी एमएससी में फर्स्ट पोजीशन थी। वह बहुत अच्छी डिबेटर थी और अखबारों में भी अच्छा लिखती थी। उसकी पसंद की शादी उसके लिए सजा बन गई थी। उसने यही सोचा कि उसकी बेहतरी इसी में है कि वह अपनी काबिलियत और जहानत को इसी जहन के अंदर के कोने में दफन कर दे, और जब कभी जहन में हलचल मचे तो तन्हाई में सबसे छुपकर उन लम्हों को आवाज़ देकर थोड़ी देर के लिए मुलाकात कर ले। वह अम्मा से बहुत इम्प्रेस रहती, इसलिए जब वह ब्याह कर आई तो अम्मा ही पूरे घर में हुक्मरानी करती थी। उनके तीनों बेटे उनके ताबेदार थे। किसी के बेटे की इतनी मजाल नहीं थी कि वह अम्मा के सामने सर उठाकर बात कर सके। उनका शहर के पोश इलाके में 600 गज का डबल स्टोरी का घर था, जिससे उनके शौहर मरने से पहले उनके नाम कर गए थे। बड़ा सा हरा भरा लॉन था। कार पोर्च में था जिसमें 2 गाड़ियां खड़ी रहती थी। दोनों बड़े बेटे कामरान और इमरान ऊपर वाले हिस्से में रहते थे, जबकि जिशान और उसकी बीवी को नीचे का हिस्सा कमरा मिला था। कामरान और इमरान के हिस्से में दो कमरे और जिशान के हिस्से में एक कमरा। फिर हानिया के हिस्से का कमरा भी जिशान ने ले लिया था। हानिया के हिस्से में काम की जिम्मेदारियां भी ज़्यादा थी। दिन का खाना, अम्मा की देखभाल, मेहमानों की खातिर सब हानिया को करना पड़ता, इसलिए अम्मा का मिलना जुलना बहुत था। आए दिन मेहमान आते रहते। बड़ी बहुएं मज़े से ऊपर रहती। बड़ी भाभी के जिम्मे रात का खाना और इमरान की बीवी के जिम्मे सुबह का नाश्ता था। दोनों अपने कमरे में काम निपटा कर ऊपर चली जाती। कोई मेहमान आता तो खूब सज संवर कर नीचे आती और बहुत अखलाक का मुजाहिरा करती, जबकि हानिया उनके लिए चाय शरबतों में लगी रहती। रोज़ाना रात के खाने के वक्त जब सब जमा होते तो उस वक्त दोनों बड़ी बहुओं के भागदौड़ और ताबेदारियां देखने के काबिल होती। उनका बस न चलता कि सीरियलों की बहुओं की तरह पहले शौहर को खाना खिलाएं, फिर बचा कुचा खुद खाएं, जबकि हानिया को यह दिखावे नहीं आते थे। वह अम्मा की हिदायत पर सुबह ही दोनों वक्त का खाना पका लेती। रात को सिर्फ दाल चावल पकते वह बड़ी भाभी पका लेती थी। उनको रोटी पकानी नहीं आती थी, इसलिए रात का रोटी भी वही पकाती, क्योंकि सबको उसके हाथ की पकाई हुई रोटी चपातियाँ बहुत पसंद थी। इन सब तमाम खिदमतों के बावजूद अम्मा की कोशिश यह होती कि खानदान के फंक्शन में उसके साथ न जाएं। अक्सर ऐसा ही होता। वह बड़े बेटे और बहू की गाड़ी में चली जाती, जबकि जिशान और हानिया अक्सर इमरान के साथ आते जाते, और इमरान को कहीं और आना जाना होता तो वह दोनों टैक्सी करके जाते। जिशान एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। उसकी तनख्वाह भी कम थी और फिलहाल वह गाड़ी खरीदने की पोजीशन में नहीं था। हानिया अपने मायके की सफ़ेद पोशी की वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला रहती। उससे बच्चों की शख्सियतें भी उसी की तरह दबी दबी थी, जबकि काशान बहुत ज़हीन था और हर क्लास में फर्स्ट आता, लेकिन चूंकि फ़ारान और एहसान की पोजीशन अच्छी नहीं आती थी, इसलिए उसकी शानदार कामयाबी का जिक्र नहीं होता था और कहीं उन दोनों बच्चों का एहसास न हो। पता नहीं अम्मा को हर वक्त यह धड़का क्यों लगा रहता कि कहीं बिगड़ न जाए। वह हर वक्त के उस पर कड़ी नज़र रखती। बहू ने गौर किया, काशान स्कूल से आने के बाद सोता नहीं है। अब सब सो रहे होते तो वह सब कमरे में झांकता है। अम्मा को मौका मिलते ही अपनी बड़ी बहू अंबर से सरगोशियों में अपने ख़ादशों का इजहार करती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अक्सर मैंने भी नोट किया है। अंबर ने पहले ही दिन से यह पॉलिसी बना ली थी कि वह हर बात में अम्मा की हाँ में हाँ मिलाएगी।
उस पर शुरू से ही नज़र रखने की ज़रूरत थी। मुझे तो धड़का ही लगा रहता कि कहीं अम्मा अपने मामा की तरह चोच उचक्का न बन जाए। अम्मा ज़रूरत है, मुझे तो धड़का ही लगा रहता कहीं अपने मामा की तरह चोर उचक्का न बन जाए। अम्मा अंबर की गवाही पर और दिलेर हो जाती। हानिया के भाई बैंक में थे, किसी ने उनके जाली दस्तखत बनवा कर रकम निकलवा ली थी, जिसके नतीजे में मुकदमा भी चला और मुकदमे के फैसला होने तक हवालात में रहे। बाद में फैसला उनके हक में हो गया और अदालत में वह बेकसूर भी साबित हो गए, लेकिन अम्मा के दिल में यह शुबा दूर नहीं हुआ कि उन्होंने गबन नहीं किया था। वह अक्सर इस बात का हवाला देने से भी नहीं चूकती थी। जिशान ने भी हद कर दी। पसंद की शादी करनी थी तो किसी अच्छे और हमसे पल्ला खानदान की लड़की से करता। कैसे फकीरों में रिश्ता जोड़ा है और किसी को बताते हुए शर्म आती है। अंबर हजारों दफा के दोहराए हुए जुमले दोबारा से दोहराए और अजीब कमीनी सी लज्जत महसूस की। बस जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो यही अंजाम होता है। अब सोचो जरा, कला कला के बच्चों जवान होते होंगे, शादी ब्याह का वक्त आ जाएगा। उस वक्त लोग पूछेंगे कि इतने बड़े खानदान के लड़के ने ऐसे खानदान में शादी क्यों की। अम्मा ठंडी आह बहकर करती। और जब लोगों को पता चलेगा कि दोनों की लव मैरिज थी और रिश्ता करने वाले चौंक जाएंगे। अंबर की बात और आगे बढ़ती। खुदा खैर खुदा खैर, यही तो जीशान को समझाती थी कि इतना अंधा न बन। कल जब बच्चे जवान होंगे तो अपनी हिमाकत पर सर पकड़ के रोओगे। रो तो बेचारा अभी भी रहा है, देखती नहीं हानिया से कैसे बात करता है। क्या बात करे, एक तो रंग रूप, ढलती छाँव, फिर न पहनने ओढ़ने का सलीका, न रहने सहने का ढंग। जीशान ने हमेशा मुझे और तुम्हें देखा है, उसकी नज़रों में वही सूखी मरियल क्या समाएगी। उन दिनों सास बहू पूरी सुबह इसी किस्म की बातें करते करते वक्त गुजारा करती। इमरान की बीवी को इन बातों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। उसका ज़्यादा वक्त टीवी सीरियल, फिल्म्स देखने या शॉपिंग करने में गुजरता। अगर कभी वह भी इस में शामिल होती तो वह भी अम्मा का ही साथ देती और हानिया ससुराल में अपना मकाम हासिल करने के लिए सुबह से शाम तक मुंह बंद किए अपने काम में मसरूफ रहती। अम्मा उस पर तंज करती, उसके बच्चों पर बेवजह तनकीद करती, और जबकि उसकी दोनों बच्चियां इमरान की बच्चियों के मुकाबले में काफ़ी समझदार और ताबेदार थी, लेकिन काशान थोड़ा खुद सर और ज़िद्दी था। इसलिए अम्मा को उससे कुछ जाती चिढ़ थी। वह समझती थी कि वह जानबूझकर ऐसी बातें करता जिससे वह भड़के। और एक दिन तो हद हो गई जब अम्मा ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उनके कमरे में छोटा सा बेडरूम फ्रिज था जो इमरान ने उन्हें ला कर दिया था। वह दोपहर में सो रही थी कि खटके से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा काशान फ्रिज से मिठाई का डिब्बा निकाले मज़े से मिठाई खा रहा था। तुमने चोरी की है? उन्होंने काशान के हाथ से मिठाई का डिब्बा छीन लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो मिठाई खा रहा हूँ। वह डर गया। किसी की इजाज़त के बगैर एक निवाला खाना भी चोरी होती है। उनका लहजा बहुत सख्त था, लेकिन वह घबरा भी रहा था और कंफ्यूज भी था, क्योंकि एक दिन पहले उसने देखा था कि फरहान ने अम्मा के फ्रिज से कस्टर्ड निकाल कर खाया था। और जब अम्मा को पता चला कि अम्मा ने फरहान को एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, बल्कि अंबर की झूठी डांट पर वह धीरे धीरे मुस्कुराती रही थी, और साथ ही यह भी कहा था बच्चों को खाने पर नहीं टोका करो, यह चीज़ें बच्चों ही के खाने के लिए हैं। अब जब उसने मिठाई खा ली थी तो वह आपे से बाहर हो गई थी। अपनी माँ को बुलाओ। उन्होंने फौरन हानिया को बुलवा लिया और फिर पूरी दोपहर उसे जली कटी सुनाती रहीं, जिसके नतीजे में हानिया ने काशान को मारा पीटा, साथ साथ खुद रोई भी, और उसे समझाया कि आइंदा कुछ भी हो जाए वह दोपहर को दादी के कमरे में नहीं जाएगा। उस दिन भी अदालत लगी और जीशान के सामने यह मुकदमा पेश हुआ। सब समझ रहे थे कि अम्मा गलत कर रही हैं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अम्मा की बात को काटे। इस वाक़ये के बाद हानिया बहुत रिजर्व हो गई और हर वक्त काशान पर नज़र रखती। उनके कमरे में नहीं जाने देती। वह स्कूल से आता तो ज़्यादातर अपने कमरे में रखती, लेकिन फिर भी घर में से कोई चीज़ गायब हो जाती या कोई चीज़ खुद ही रख कर भूल जाती तो सबकी नज़रें काशान की तरफ उठती और हानिया अपनी ही नज़रों में चोर बन जाती। सच सच बताओ, तुम में से किसने अम्मा के पैसे चुराए? बड़े बेटे कामरान ने बहुत सख्त लहजे में तीनों लड़कों से पूछा।
पापा मुझे क्या ज़रूरत है मैं चोरी करूं? मुझे ज़रूरत होती तो मैं दादी से मांग लेता हूँ। फरहान ने बेखौफी से कहा, आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, यह ठीक कह रहा है, यह हमेशा पैसे मांग कर लेता है। उन्होंने फौरन फरहान को बरी कर दिया। एहसान का तो आपको पता ही है कि वह स्कूल से आकर ऐसा सोता है कि शाम को भी मुश्किल से उठता है। इमरान की बीवी शाजिया ने फौरन अपने बेटे का बचाव किया। हाँ, एहसान तो कभी दोपहर में मेरे कमरे में आता भी नहीं। तुम बताओ, कामरान ने गुस्से से काशान की तरफ देखा। मैं तो वह कामरान ताया से बहुत डरता था। उनके सवाल पर बुरी तरह हकलाने लगा। मुझे पक्का यकीन था कि पैसे इसी ने निकाले हैं। अम्मा ने फैसला सुना दिया। बताओ अम्मा, सही कह रही हैं क्या? जिशान ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए काशान के गाल पर थप्पड़ दे मारा। न न नहीं, मैंने नहीं, पैसे नहीं लिए मैंने। वह चीख कर रोने लगा। तुमने नहीं लिए तो फिर किसने लिए? उसका नाम बताओ। जिशान दहाड़ा। मुझे नहीं मालूम। यह झूठ बोल रहा है, इसी ने लिए। अम्मा ने फिर कहा तो जिशान पर जैसे खून सवार हो गया। उसने अपनी सारी महरूमियों का बदला उससे लेना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। तूने जैसे चुराए हैं, तूने जैसे चुराए हैं, तू चोर है, डाकू है, तू घर में चोरी करता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह उसे मार रहा था और अब वह खामोशी से मार खा रहा था, लेकिन उसके अंदर आग के शोले भड़क रहे थे। बस करो, क्या इसे जान से मार दोगे? कामरान ने आगे बढ़कर भाई का हाथ पकड़ लिया। अच्छा है, अब इसे अक्ल आ गई होगी। अब यह कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अम्मा अपने ख्याल में अपने बच्चों की तरबियत करना सिखा रही थी। उस रात काशान के साथ हानिया और जिशान भी सारी रात रोते रहे। उनके बेडरूम में सारी रात सिसकियां गूंजती रही। तीनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। तीनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। 2 दिन बाद अम्मा को याद आ गया। उन्होंने 1000 का नोट अपने पर्स से निकालकर खांसी के सिरप के लिए डिब्बे में रख दिया था। अम्मा दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने अल्लाह से रो रो कर मुआफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन घर में किसी से जिक्र नहीं किया था। शायद इसीलिए अगर वह बता देती तो घर में उनकी जो पोजीशन थी वह कमज़ोर हो जाती। वह बड़ी समझदार थी। अपने घर और अपने ख़ानदान में अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश में हर वक्त मसरूफ़ रहती। वह वैसे अम्मा भी बड़ी नेक, हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती। उनकी ज़बान पर हर वक्त ये जुमले होते, खुदा का बड़ा करम है, उसने बड़ा नवाजा है मुझे। अब और जब हानिया यह जुमला सुनती और सोचती रह जाती, वाकई ऊपर वाले ने उनको बहुत नवाजा है, लेकिन आखिर क्यों? शायद अम्मा की नेकियों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो अब और कैसे कैसी नेकियां? कल ही उन्होंने काम वाली को 50 रुपए दिए और काम वाली ने मुंह बनाकर पैसे तो ले लिए, लेकिन अम्मा सारा दिन नेकी की सरशार रही और बार बार उसे याद करके खुदा का शुक्र करती रही जिसने उन्हें इतनी बड़ी नेकी करने की तौफीक दी। अम्मा के दिल में गरीबों के लिए दुख दर्द का एहसास कूट कूट कर भरा हुआ था और ख़ास तौर पर हानिया के मायके वालों की गरीबी से उनका बहुत दिल कुड़ता था और वह उनकी मदद करने की कोशिश करती। यह और बात थी कि हानिया के मायके वाले बहुत गैरतमंद थे। अम्मा जितना उनके साथ करती वह उसका दुगना लौटा देते और फिर भी अम्मा को उनकी गरीबी का एहसास मारे डालता। वह उनके घर किसी बीमार को देखने जाती तो बहुत ज़्यादा फल लेकर जाती और जब घर आती तो इस नेकी पर पांव तक डूब जाती। बेचारे छोटे से घर में रहते हैं, पता नहीं दवाओं के पैसे, डॉक्टर की फीस खर्च कैसे पूरा करते रहे होंगे। और आजकल फलों की कीमत भी तो जैसे आसमान से बातें कर रही हैं। गरीबों को तो बीमारी में भी फल खाना नसीब नहीं होते हैं। मैंने तो यही सोचकर 500 के फल ले गई थी कि बेचारे कुछ दिन पेट भर करके खा लेंगे। अम्मा ऐसी हरगिज नहीं थी कि वह यह बातें हानिया के सामने करती हूँ, लेकिन हानिया इसी घर में रहती थी। आते जाते काम करते हुए यह बातें उसके कानों में पड़ जाती थी और यह बातें सुनकर वह हमेशा ही जब्त का कड़वा घूंट पी लेती। कुदरत कैसे रंग दिखाती है और किस किस तरह इम्तिहान लेती है। कभी पर्चा बहुत आसान होता है और फौरन ही हल हो जाता है, और कभी इतना मुश्किल कि दिल व दिमाग का सुकून सुन हो जाता है। वह जिंदगी के छोटे मोटे इम्तिहानों से गुजर रही थी कि एक दिन ही ऐसा पर्चा सामने आया कि वह पिछले सारे पर्चे भूल गए और उसे हल करने की कोशिश में लग गई। हर सुबह की तरह वह भी एक सुबह थी, रोज की तरह हंगामे भरी सुबह। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। हानिया की चीखों की आवाज़ें भी शामिल हो गई। वह किचन में चाय का पानी रखकर
काशान और बच्चियों को जगाने कमरे में आई तो जीशान का सोना बहुत अजीब सा लगा। रोजाना जब वह काशान को जगाती तो जीशान करवट बदल कर झुंझला कर कहता, क्या मुश्किल है, सुबह ही सुबह चीख पुकार शुरू कर देती हो। क्या फिर क्या करूं, बच्चों को स्कूल भी तो भेजना पड़ता है। वह तुनक कर बोली, इतने दुलार और खुशामद करने से जागाओगी तो यह इस तरह सोते ही रहेंगे। जोर जोर से आवाज दो, वह हर रोज यही कहता था और फिर खुद ही काशान और बच्चियों को जगाता था। काशान, फातिमा, जहरा, उठाओ, उठ जाओ। और बाप की एक आवाज पर तीनों फौरन उठ खड़े होते थे। वह फक्र से कहता, देखो बच्चों को ऐसे जगाया जाता है। वह बच्चों को आवाज देते हुए जीशान की झुंझलाहट बड़ी आवाज का मुंतजिर रही, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। वह घबरा कर करीब आई, उसका बेड से लटका हुआ हाथ उठाया और फिर बुरी तरह चीखने लगी। लम्हे भर में पूरा घर उसके बेडरूम में जमा हो गया। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। रात ही तो अम्मा के कमरे में तीनों भाइयों और अम्मा की बड़ी लंबी मीटिंग हुई। दोनों भाइयों का यही कहना था कि अब चूंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जीशान को भी उनके पैसों में इजाफा करना चाहिए, जो हर महीने अम्मा के खर्चों के लिए देता, और वरना कहीं और शिफ्ट हो जाए और नीचे का पोर्शन किराए पर उठा दिया जाए। जबकि जीशान की आमदनी इतनी कम थी कि आधी तनख्वाह अम्मा को देने के बाद वह जिस तरह अपने बच्चों के खर्चे पूरे करता वही जानता था। सारी सैलरी ऐसे खत्म होती कि महीने के आखिर में बाइक के लिए पेट्रोल के पैसे भी नहीं बचते। पूरा पूरा सीजन गुजर जाता, हानिया अपने लिए एक मामूली सा जोड़ा न बना पाती, जबकि अंबर और शाजिया आए दिन ब्रांडेड सूट खरीदती रहती। इसके अलावा अम्मा का भी कोई जोड़ा 3-4 हज़ार से कम का नहीं होता। यही हाल बच्चों का था। कामरान और इमरान के बच्चे बेहतरीन कपड़े पहनते और हानिया के बच्चों के लिए आम से दुकानों से सस्ते कपड़े खरीद लाती। उन दोनों के बेडरूम फ्रिज फलों से भरे रहते, लेकिन घर का मेन फ्रिज खाली रहता। हालांकि सबको पता था कि जीशान के बेडरूम में फ्रिज नहीं है। कभी कभार दिखावे को कुछ फल डाइनिंग टेबल पर रख दिए जाते, उस पर भी कड़ी नज़र होती किसने खाए और कितने खाए। यह तो सच था कि कामरान और इमरान के मुकाबले में जीशान अम्मा को जो पैसे देता था वह वाकई आटे में नमक के बराबर थे, मगर वह क्या करता, उसकी आमदनी ही इतनी थी। वह खामोशी से दोनों भाइयों की बातें सुनता रहा और फिर उससे बड़ी आस से अम्मा की तरफ देखा। कह तो ये दोनों ठीक ही रहे हैं, अब तुम खुद देखो महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। उनके भी बाल बच्चे साथ हैं। मेरा ख्याल है कि यह मुनासिब होगा कि नीचे वाले हिस्से को किराए पर उठा दिया जाए। अम्मा ने यह कहकर जैसे उसे इस घर से बेदखल करने का नोटिस दे दिया था। उसने अम्मा की तरफ देखा और फिर कुछ कहे बगैर अपने कमरे में आ गया। हानिया अपने कामों में मसरूफ थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि जिशान कितना बड़ा बोझ दिल में लेकर अम्मा के कमरे में सोया था। अम्मा ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। वह इतना गैरतमंद निकला कि उसने दुनिया ही छोड़ दी। मौत का फरिश्ता इतनी खामोशी से आसानी से घर में दाखिल हुआ और जिशान जैसे सेहतमंद इंसान को दबोच कर जा चुका था। शाम तक उसका कफन दफन भी हो गया। एक कहानी खत्म हो गई। सब काफ़ी शौक की कैफियत में थे और हानिया को ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ नहीं है, किसी और दुनिया में सफ़र कर रही है। वक्त गुजरने लगा। उसे गुजरना ही था। उसे क्या लेना देना था कि कौन जिया और कौन जीते जी मर गया। जिशान की ज़िंदगी में तो ससुराल में उसकी कुछ अहमियत नहीं थी, अहमियत भी थी, लेकिन उसके मरने के चंद दिन बाद ही वह सबकी खिदमतों के लिए वक्फ होकर रह गई थी। अब तो काशान पर अम्मा की नज़रें और कुछ कड़ी हो गई। हर आए गए के सामने वह जुमला दोहराती, मुझे तो इस फिक्र में नींद नहीं आती कि जीशान के बच्चों का क्या होगा। बाप का साया सर पर ना हो तो बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। यह जुमले सुनकर हानिया और ज़्यादा खौफजदा हो जाती और सब देख रहे होते कि बाप के मरने के बाद काशान बहुत जिद्दी और खुदसर होता जा रहा है। यह क्या? अम्मा ने हैरानी से नोटों को गिना और इमरान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आप तो जानती हैं कितनी मंदी चल रही है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, हर तरफ से कर्जों में जकड़ा हुआ हूँ। इस दफ़ा मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इमरान ने 50,000 की जगह 30,000 माँ को देते हुए नज़रें चुरा कर कहा, इतना बड़ा घर इतने कम पैसों में कैसे खर्च चलेगा? अम्मा के चेहरे पर परेशानी थी। आप भाईजान से कहिए इस महीने वह ज़्यादा दे दे, मैं कोशिश करूँगा अगले महीने में ज़्यादा दे दूँ। इमरान ने झुंझला कर कहा, वह कैसे दे सकता है? उसकी तो लगी बंधी सैलरी है और लगी बंधी तनख्वाह भी 2 लाख है।
इमरान ने इससे पहले कभी इस अंदाज में बात नहीं की थी, इसलिए अम्मा को बहुत दुख हुआ। उनके खर्चों को तो तुम जानते हो, उनकी तो इतनी अच्छी सैलरी भी पूरी नहीं पड़ती। अम्मा ने उलझ कर कहा, समझ में नहीं आता उनके पैसे जाते कहाँ हैं। एक ही बेटा है, मेरे तो 4 बच्चे हैं। इमरान का लहजा कड़वा हो गया। मुझे क्या पता। इन्हीं बातों से तंग आकर मैंने सोचा था कि जीशान को अलग कर दूं और नीचे वाला हिस्सा किराए पर उठा दूं। अब क्या करूं? अब उसकी बीवी बच्चों को तो घर में से नहीं निकाल सकती। अम्मा का दिल इमरान की बातों से इतना दुखी हो रहा था कि जीशान का जिक्र करते हुए उनकी आंखों से ढेरों आंसू बह निकले। उनकी आंखें भी नम हो गई। वैसे हानिया के माँ बाप मौजूद है। अगर हानिया बच्चों को लेकर उनके पास चली जाए। थोड़ी देर बाद माहौल पर छाए उदासी का साया खुदगर्जी की धूप के सामने से हटने लगा, तो इमरान ने झटके से यह मशवरा दे दिया जिसे जबान पर लाने के लिए वह बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था। जा तो सकती है अगर जाना चाहे तो। अम्मा भी शायद यही सोच रही थी। आप बात करें। बात तो कर लूं और शायद हानिया राजी भी हो जाए। लेकिन अम्मा कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? इमरान के लहजे की बेताबी पर अम्मा ने हैरानी से उसे देखा। कुछ नहीं, वैसे ही सोच रही थी कि कहीं खुदा को बुरा न लगे। खुदा को क्यों बुरा लगेगा? हम उन्हें घर से तो नहीं निकाल रहे हैं। उन्हें तो उनके माँ बाप के घर जाने के लिए कह रहे हैं, और माँ बाप से ज़्यादा उनका ख्याल कौन रख सकता है। इमरान ने उनके दिल में पैदा होने वाली चिराग की मध्यम सी लौ को बिल्कुल बुझा दिया। कहीं तो कह तो तुम ठीक ही रहे हो अम्मा। यह कहकर चुप हो गई। शायद अब वह अपने दिल को समझा रही थी। अम्मा हानिया से डरती तो नहीं थी, लेकिन उसे यह सब कहने की उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्हें यह भी खौफ था कि हानिया के जाने के बाद घर के काम कौन करेगा। हानिया ने जीशान के मरने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली थी। इसके बावजूद अम्मा का ज़्यादातर काम वही करती थी। फिर रात की रोटी उसकी जिम्मेदारी थी। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती। इन 2 दिनों में खाना पकाना उनकी ड्यूटी में शामिल था। लेकिन सारे खानदान में अम्मा की तारीफों के गुण गाए जाते। उन्होंने किस तरह से बेवा बहू और पोते पोतियों के कलेजे से लगा कर रखा है। काशान बाप के मरने के बाद पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गया। एक दिन तो हद हो गई जब कामरान ने उसे मोहल्ले के खराब लड़कों के साथ देख लिया। कामरान ने घर में आकर हंगामा मचा दिया। अम्मा से शिकायत की, हानिया को बातें सुनाई कि वह जॉब की वजह से बच्चों से बिल्कुल गाफिल हो गई है। काशान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उन आवारा लड़कों में उठते बैठते हो और उन्हें अपने दोस्त भी कहते हो। कामरान गुस्से से कांपने लगा। तुम आइंदा उनसे नहीं मिलोगे। इमरान ने हुक्म दिया। वह मेरे दोस्त हैं और वह खराब लड़के नहीं हैं। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। क्यों न कहूँ, आपने फरहान भाई के दोस्तों को देखा है, एक से बढ़कर एक चोर है। उसके खून में उबाल आ गया। अम्मा, आप देख रही हैं, अगर यह इस घर में रहा तो भी जीशान की तरह एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चले जाएंगे और आप रोती रह जाएंगी। इमरान को मौका मिल गया था। उसने लोहा गर्म देखकर चोट लगाई। यही अंजाम होता है नीच खानदान में शादी करने का। खून अपना असर जरूर दिखाता है। यह सब बातें बहुत तेजी से होने लगी। अम्मा ने बड़बड़ाते हुए कहा तो काशान पर जैसे जुनून सवार हो गया। हम नीच खानदान के हैं, घटिया खानदान के हैं, और आप लोग क्या हैं? बड़े नेक और पारसा बनते हैं। आपने सोचा है कभी इस घर में एक बेवा और यतीम बच्चों के साथ कैसा सलूक हो रहा है? क्या सलूक हो रहा है? क्या तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है? क्या तुम सड़कों पर जाकर भीख मांग रहे हो? कामरान ने उसकी सुर्ख आंखें देखकर अपना लहजा धीमा कर लिया। जिस तरह हमें खाना मिल रहा है उससे तो अच्छा है कि हम भीख मांग कर खाते। बाबा के मरने के बाद आपने कभी हमसे मोहब्बत से बात नहीं की, कभी हमसे पूछा नहीं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। कभी ईद बकरीद पर हमारे कपड़े बनवाए। हमेशा सबके सामने जलील करते रहते हैं। काशान सच बोल रहा था, लेकिन यह सच किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हानिया, इसे समझाओ, अगर इस घर में इस पर जुल्म हो रहा है तो यह शौक से इस घर से चला जाए। जब हमारा भाई नहीं रहा तो हम क्यों अपने खून पसीने की कमाई इस पर खर्च करें? क्या इसीलिए हम इसे पाल पोस रहे हैं कि हमारी आंखों में आंखें डालकर हम पर इल्ज़ाम दे? आप फिक्र न करें, मैं इसे समझाऊंगी। आइंदा यह ऐसा नहीं करेगा। हानिया ने खौफ से कांपते हुए बड़ी मुश्किल से यह जुमले अदा किए और काशान का हाथ थामकर कमरे से निकल गई। लेकिन कमरे से निकलते निकलते उसके कानों में अम्मा के जुमले ने धुआं सा भर दिया। असल में सारी ढील माँ की है।
बाप सर पर नहीं रहा तो माँ ने बेलगाम छोड़ दिया, या इसका अंजाम यही होना था। हमेशा की तरह सुबह के वक्त वही शोर हंगामा था जो जिंदगी का एहसास जगाता है। वह सब नाश्ता कर रहे थे। एहसान बहुत खुश था। कल ही बाप के साथ जाकर नया बैग लेकर आया था, क्योंकि पिछले हफ्ते फरहान के मामू ने अमेरिका से लाए थे और उस मान के चलो कि उसका बैग भी पुराना हो चुका था। हानिया ने सोचा था कि इस महीने वह उसे नया बैग ला देगी, लेकिन इस महीने खानदान में 2 शादियां आ गई और वह भी ससुराल में, जिसकी वजह से वह पैसे जो बैग के लिए रखे थे खर्च हो गए। उसने काशान को समझा भी दिया था, उसने जिद भी नहीं की थी, लेकिन उस वक्त काशान का सर झुकाए नाश्ता करना उसे सख्त तकलीफ पहुंचा रहा था। जल्दी नाश्ता खत्म करो, देर हो रही है, कामरान ने टेबल से उठते हुए हुक्म सुनाया। फरहान बाप की आवाज़ पर फौरन बैग उठाकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही काशान के पास से गुजरा, काशान ने अपना पैर आगे कर दिया। वह मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसे कोई खास चोट तो नहीं आई थी, लेकिन गिरने की शर्मिंदगी ऐसी थी कि चीख चीख कर हंगामा शुरू कर दिया। कामरान वैसे ही गुस्से का तेज था, और फिर यह तो इकलौता बेटा था। उसने किसी का लिहाज किए बगैर काशान के को एक थप्पड़ काशान के गाल पर जड़ दिया। वह कुछ न बोला, बस शोले बरसाती नजरों से ताया को देखने लगा। हानिया उस वक्त किचन में थी। उसे भी कामरान के बच्चों के साथ स्कूल ड्रॉप कर देते थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हुआ। वह घबराई हुई सबको देखने लगी। इसका दिमाग खराब हो गया है, इसे पागल खाने जाकर दाखिल कराओ। अंबर ने नफरत से काशान की तरफ देखकर हानिया से कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, यह रात को बहुत देर तक जागता रहा है। हानिया ने आगे बढ़कर उसकी तरफ से सफाई पेश की। इसे कुछ नहीं हुआ है, यह बुरी सोबत में रहता है। इसे समझाओ कि अगर इसे इस घर में रहना है तो शरीफों की तरह रहे, वरना अगर यह या इसकी यही हरकत रही तो मैं एक दिन में इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। कामरान ने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। आप कौन होते हैं मुझे घर से निकालने वाले? मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहता। यह घर नहीं, जेल है। आप इंतहाई बुरे लोग हैं। उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। बेटा, ऐसा नहीं कहते। यह तुम्हारे ताया हैं, जो कुछ कहते हैं तुम्हारे फायदे के लिए कहते हैं। उसने बेटे को समझाया। कैसा फायदा? यह हमारे फायदे के लिए नहीं सोचते। यह चाहते हैं कि हम इस घर से चले जाएं। सियाह सब लोग समझते हैं कि हम ना लोग बुरे हैं। ये सब हमसे नफरत करते हैं। उसकी जबान शोले उगल रही थी। तुम्हें बस ये बातें किसने सिखाई हैं? भाई जान सही कहते हैं कि पता नहीं तुम किन लड़कों के साथ उठते बैठते हो। उसे काशान की बातों से खौफ आने लगा था। हाँ, मैं बुरे लड़कों के साथ उठता बैठता हूँ। हाँ, मैं बुरे लड़कों के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बदतमीजी हूँ, बहुत नालायक हूँ। मेरे टीचर भी यही कहते हैं। मैं बहुत निकम्मा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ गम और दुख से फटने लगी। हानिया का गम से दिल फटने लगा। उसे लगा जैसे जीशान आज ही मरा है। उसकी ज़िंदगी पर छाई हुई अंधेरे की चादर कुछ और सियाह हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह सर को दोनों घुटनों पर रख करके रोने लगी। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? वह लाख खुद सर और बदतमीज सही, लेकिन माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने कोई आवाज़ दिए बगैर घुटनों में मुंह छुपाए रोया, और फिर उस दिन वह दोनों स्कूल नहीं गए और दोनों एक दूसरे से नज़र चुराते रहे। चंद दिन बाद ही मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। फरहान और एहसान बी ग्रेड में पास हो गए और वह 3 सब्जेक्ट में फेल था। अम्मा को तो मौका मिल गया। वह काशान की आड़ लेकर उसे और उसके खानदान को बातें सुनाती रही। हमेशा की तरह अंबर ने उनकी हाँ में हाँ मिलाया और शाजिया भी खामोशी इख्तियार कर ली। कामरान ने दिल भर कर खरी खोटी सुनाई और इमरान बज़ाहिर समझाते हुए बेशुमार तीर उस पर बरसाए। वह सारे घर वालों के रवैये से बहुत पोर जख्मी हो चुकी थी। अम्मी, मैंने इस घर में नहीं रहना। वह रात का खाना खाने के बाद किचन साफ करने कमरे में आई तो काशान एकदम कहा, अब क्या हो गया? वह भी अब काशान की हरकतों की वजह से सख्त नाराज रहने लगा। मैंने मामू से बात कर ली है, हम अब नानू के घर में रहेंगे। उसने काशान से इस बात जुम मैंने मामू से बात कर ली है, अब हम नानू के घर में रहेंगे। उसने काशान के इस जुमले पर हैरानी से उसे देखा। वह जानती थी उसके भाई इस इलाके में दूर 3 कमरों के घर में रहते हैं। उनके अपने 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, फिर उनके घर में उसकी और उसके 3 बच्चों की गुंजाइश निकलना तो कैसे मुमकिन है? और फिर
इतने बड़े घर और इतने ऐश के आदी हो गए थे, वह कैसे तंगी के साथ गुजारा कर सकते थे। तुम शौक से जाकर रहो, मैं तो यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ससुराल वालों की तमाम तर जाति के बावजूद वह घर वालों को इतनी आदी हो गई थी कि इन्हें छोड़ने के ख्याल से ही वहशत हो रही थी। फिर उसे यह भी खौफ था कि वह अगर उन्हें छोड़कर चली गई तो सब उसी को इल्ज़ाम देंगे कि वह शौहर के बाद ससुराल में न रह सकी और अपने बच्चों को लेकर अलग हो गई। यह कैसे मुमकिन था कि आपको मेरे साथ जाना होगा। उसका लहजा ठोस था। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भाईजान भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह गुस्से से बोली, ठीक है, अगर मामा ने इन लोगों की तरह जलील किया तो मैं वहाँ भी नहीं रहूँगा। काशान के तेवर बहुत खतरनाक थे और वह जो अपने ज़माने के बेहतरीन स्पीकर थी, एमएससी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, अपने बेटे के आगे एक लफ्ज़ भी न बोल सकी। काशान ने सारी प्लानिंग कर ली थी। वह अगले दिन काशान ने अम्मा को अपने इरादों से आगाह कर दिया तो वह पल भर को हैरान रह गई और फिर जो बोली तो ऐसा बोली कि उसका दिल चाहा कि वह अपने और तीनों बच्चों को पर पेट्रोल डालकर आग लगा दे। मैं तो यह पहले ही जानती थी कि यह सब इसी का किया धरा है। पहले मेरे बच्चों को फंसाया, अब मेरे पोते के दिल में मेरे लिए नफरत भर रही थी। असल में नाली का कीड़ा नाली में ही रह सकता है, उसे साफ माहौल रास नहीं आता। झोपड़ों में रहने वालों को महलों में नहीं रखा जाता। जाओ, शौक से जाओ। शुक्र है खुदा का कि हमने कोई ज्यादती नहीं की। अम्मा की चीख पुकार सुनकर कामरान इमरान अपनी बीवियों के साथ अम्मा के कमरे में आ गए और जब उन्हें असल हकीकत का पता चला तब वह भी अम्मा के साथ हो गए। वह आंखों में आंसू भरे और दिल में गम का बोझ लिए सबकी बातें सुनती रही। वह चाह रही थी कि कोई तो काशान को समझाए, कोई तो उसके सर पर हाथ रखे, कोई तो काशान को डांट कर कहे कि ऐसा फजूल ख्याल दिल से निकाल दे। उसने हसरत से सबकी तरफ देखा मगर अम्मा समेत सबकी नज़रों में ऐसी बेगानगी, ऐसी खुदगर्जी थी कि उसे लगा जैसे काशान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। किसी ने एक बार भी उसे रुकने के लिए नहीं कहा, जैसे यह वह सब यही चाह रहे थे। उसे अंदाज़ा हो गया था कि काशान बहुत ज़हीन है। इंसान भी कितना बेवकूफ़ है, सारी दुनिया पर भरोसा करता है और अपने रब पर भरोसा नहीं करता है, जो हर घड़ी हर पल उसके साथ रहता है, उनका मददगार होता है। वह जो डरी समी दुत्कारी हुई, दिल में हज़ारों अंदेशे लिए काशान और दो बेटियों के साथ अपने घर के बाप के घर आई, वह समझ रही थी कि शायद इस घर में ससुराल से ज़्यादा जिल्लतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शायद दुनिया वाले उसे ताने देकर उसे जीने नहीं देंगे, लेकिन अब वह कितनी भी इज्जत के साथ सर उठाकर जीती रहे। सब ने खुले दिल से उसका और उसके बच्चों का इस्तकबाल किया। घर छोटा था लेकिन दिल बड़े थे। अम्मी और अब्बा बरामदे में शिफ्ट हो गए और उसे और उसके बच्चों के लिए कमरा दे दिया। बच्चे नानी के घर आकर बहुत खुश थे। अब्बा ने काशान को खुद पढ़ाना शुरू किया। इलाका छोड़ने से उसे पुराने दोस्त भी छूट गए। अब्बा ने कह सुनकर घर के करीब सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा दिया और साल भर बाद जब उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो बहुत अच्छे ग्रेड से तो नहीं, सी ग्रेड से पास हो गया। काशान ने मैट्रिक के बाद तो ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली आई कि वह हैरान रह गई। उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज में जाने के बाद उसने पढ़ने के साथ साथ जॉब कर ली और अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ते पढ़ते सीए का इम्तिहान भी पास कर लिया। उसे सीए के दौरान ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी जिससे उसकी तालीम के खर्चे भी पूरे होते रहे और वह थोड़े बहुत पैसे घर में भी देता रहा। अब वह 2 कमरों का घर छोड़कर 400 गज के घर में आ गए थे। काशान की शख्सियत में ऐसी तब्दीली आई कि वह उसे देखते घबराने लगी कि कहीं उसे उसकी ही नज़र न लग जाए। ससुराल से निकलने के बाद काशान ने कभी उन लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बेटा, रिश्ते तोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है, जो हुआ उसे भूल जाओ। वह कहकर उसे समझाती तो उसका एक ही जवाब होता, क्या भूल जाऊं? अपनी जिल्लत भूल जाऊं? उन लोगों की जातियां भूल जाऊं? आप भूल सकती हैं, मैं नहीं भूल सकता। बात तो दुरुस्त थी, उन लोगों ने कभी भी कांटेक्ट रखने की कोशिश नहीं की थी, यहाँ तक कि उनकी औलादों की शादियां तक होने लगी। वह आलिया आंटी से अम्मा का नंबर लेकर के आ गई थी लेकिन उसने कभी उन्हें फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह तो हमेशा से उसे खौफजदा ही रहती थी। अब इतने सालों बाद उनसे बात करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। वह उनसे क्या बात करेगी, क्या कहेगी, किस तरह अपने अपने को पहचानवाएगी। घर में दिन के वक्त वह बिल्कुल अकेली होती थी। दोनों बेटियों की शादियां हो चुकी थी। वह अपनी ससुराल में बहुत खुश थी।
घर में सिर्फ काशान होता था। वह सुबह का निकला, रात गए घर वापस आता। सारा दिन गुजर गया, वह बेचैन पूरे घर में जले पांव बिल्ली की तरह फिरती रही। वह अम्मा से बात करने से पहले किसी भी तरह यह बात अपने बेटे को बता देना चाहती थी। दूसरे दिन उसने पक्का इरादा कर लिया कि आज जरूर उनसे बात करेगी, लेकिन चमत्कार हो गया। उसने फ़ोन करने से पहले अम्मा का फ़ोन। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा उसे फ़ोन करेंगी। कौन बात कर रहा है? अम्मा की आवाज़ उसी तरह रौबदार थी। जी, मैं हानिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तुम कैसी हो बेटी? उन्होंने पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने झटकते हुए जवाब दिया। बच्चे कैसे हैं? वह भी ठीक है। बच्चों को लेकर कब आओगी? मैं तुम लोगों से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने जैसे हुक्म सुनाया। मैं जल्दी ही जाऊँगी। जल्दी आओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम आओ तो मैं मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाऊँ। अम्मा का यह जुमला सुनकर बौखला गई। वह ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? उसका दिल काँप रहा था। ऐसी बातें ना करें, इस उम्र में इंसान ऐसी ही बातें करता है। तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम लोगों को देखने के लिए जिंदा हूँ। अम्मा ने यह जुमला क्या कहा? उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर जिंदगी का अमृत उंडेल रहा हो। अम्मा से मिलने जाने के लिए काशान को राजी करना बहुत मुश्किल था। उसने सोचा तो था, लेकिन उसने काशान से इतने सख्त रद्दे अमल का रिएक्ट अंदाजा नहीं था। मैं गाड़ी में नीचे बैठा रहूंगा, आप उनसे मिलकर आ जाइएगा। उसके बहुत रोने धोने खुशामद करने के बाद वह इस बात पर राजी हो गया, लेकिन जब वह फ्लैट में जाने के लिए गाड़ी से निकल रही थी तो बुरी तरह घबराई हुई थी। तो काशान को शायद उस पर तरस आ गया और उसके दिल में दादी से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भी उसके साथ चला गया। पहले ही बेल पर शाजिया ने दरवाज़ा खोल दिया। काशान को देखकर वह एक लम्हे के लिए ठिठक कर पीछे हो गई। फिर काशान के पीछे उसने हानिया को देखा तो एक लम्हे के लिए चेहरा चमक गया। हानिया तुम, उसने खुशी भरे अंदाज में कहा। हानिया शाजिया के गले मिलकर आंसू बहाने लगी। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम हमारे घर आई हो। शाजिया ने में बहुत तब्दीली आ गई थी। अब वह पहले जैसी बेपरवाह सी शाजिया नहीं रही थी, बिल्कुल, बल्कि समझदार और मैच्योर लग रही थी। मेरा तो आप लोगों से मिलने का बहुत दिल चाहता था, मगर आप लोगों ने तो मिलने की कोशिश ही नहीं की, उसने शिकवा किया। तुम तो जानती हो अम्मा के सामने किसी को दम मारने की हिम्मत नहीं थी। उनका ही हुक्म था कि तुम लोगों से कोई ना मिले। शाजिया के इस जुमले पर काशान की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में मगन था, लेकिन शायद यह जुमला उसने सुन लिया था। उसके चेहरे पर का रंग बदल रहा था। अम्मा कहाँ है? उसने जल्दी से सवाल किया। अम्मा अपने कमरे में है, बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बड़ी मुश्किल से वॉशरूम तक जाती हैं। शाजिया ने उकताए हुए लहजे में कहा। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम क्या करोगी? मिलकर फिर वही पुराने किस्से कहानियाँ शुरू हो जाएंगे। वह समझ गई थी कि शाजिया नहीं चाह रही कि वह अम्मा से मिले। अम्मा ने मुझे बुलाया है, वह मुझसे और बच्चों से मिलना चाहती हैं। दोनों बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, उनकी ससुराल के 100 झमेले, वह तो ना आ सकी। मैं और काशान आ गए हैं, उन्हें भी किसी दिन लेकर आऊँगी। उसने जल्दी से अपने आने की वजह बयान की। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें खुद बुलाया है? कमाल हो गया, मुझे खबर ही नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। शाजिया जल्दी से उठी। नहीं, मैं कमरे में ही उनसे मिल लूँगी। वह सभी शाजिया के पीछे चल दी, और जब वह अम्मा के कमरे में पहुंची तो समझ गई कि शाजिया क्यों नहीं चाह रही थी कि वह अम्मा से मिले। अम्मा का कमरा बहुत गंदा हो रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। अम्मा की सफाई पसंदी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। वह जब तक उनके पास रही, हर दूसरे दिन उनके बिस्तर का चादर बदल देती थी। उनके बेड पर हमेशा सफ़ेद या हल्के कलर की चादर बिछती थी। उनका कमरा इतना साफ रहता था कि हर चीज़ आईने की तरह जगमगाती रहती थी। फर्नीचर पर पर्दे भी सफ़ेद थे। दिन में कई बार एयर फ्रेशर का छिड़काव कराती अपने कमरे में। उनका कमरा हर वक्त महकता रहता था। अब उनके कमरे का हाल देखकर वह काँप गई। बेड पर डार्क कलर की चादर बिछी थी। साइड टेबल पर दवाओं का ढेर, हर चीज़ गर्द से सनी हुई। उसने शाजिया की तरफ देखा। उसे इन बातों का एहसास ही नहीं था। उसे कभी काम करने की आदत नहीं थी। वह और काशान अम्मा के करीब जाकर बैठ गए। वह वाकई बहुत कमज़ोर हो गई थी। उन्होंने काशान को गले से लगाया और बहुत देर तक रोती रहीं। उसने बच्चियों के बारे में पूछा, उसके सर पर हाथ रखा, उसे बहुत दुआएं दी। इस दौरान शाजिया ने जूस और स्नैक्स उनके सामने रख दिए। एहसान क्या कर रहा है? उसे घर की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि इस घर में माली हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसी ने तो इस घर की लुटिया डुबो दी है। पता नहीं किन लोगों में उठता बैठता है, सारा दिन गाने बजाने में लगा रहता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अम्मा फौरन शुरू हो गई। शाजिया ने गुस्से में अम्मा की तरफ देखा और फिर बहाना बनाकर कमरे से निकल गई।
यह सब माँ का किया धरा होता है। तुमने देखा था, सिवाय फिल्में देखने के कोई और काम नहीं था उसे। उसका यही अंजाम हुआ। लड़कियों का कोई काम काज नहीं सिखाया। आसमा की शादी हुई साल भर बाद लड़ाई झगड़ा कर घर आ गई। बजाय इसके कि माँ बाप समझा बुझाकर वापस भेजते, घर बिठा लिया। उसके मियाँ ने कुछ दिन बाद तलाक भिजवा दी। दोनों छोटी भी माँ के रंग में रंगी रही। हर वक्त गाना बजाना, जैसे कोई नौकर को खाना देता है, खुदा रहम करे। इस तरह से वो लोग अम्मा को खाना दे रही थी। शाजिया जब दोबारा कमरे में आई तो अम्मा के दिल का गुबार निकल चुका था। वह ठंडी सांसें भर रही थी। वह दोनों जाने के लिए जब उठ खड़े हुए तो खुदा हाफिज कहते हुए उनकी निगाहों में कुछ ऐसा जरूर था कि वह एकदम नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। फ्लैट के बाहर आते ही उसने काशान की तरफ देखा। उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो रहा था। जुल्म की हुकूमत कभी बाकी नहीं रहती है, चाहे वह घर में हो या मुल्क में। उसने माँ की तरफ देखकर यह जुमला कहा। और जुल्म सहने वाला भी जालिम का साथी होता है, क्योंकि वह जुल्म सह कर जालिम को ताकतवर बनाता है। अगर हम इसी में रह रहे होते तो उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वाकई अगर काशान इस घर से न निकलता तो उसकी नज़रों में काशान की तस्वीर फिरने लगी। सर झुकाए सबकी खरी खोटी सुनता और उसका चेहरा जिल्लत और शर्म से भीग रहा था। उसने काँप कर झुरझुरी ली और फख्र से अपने बेटे की तरफ देखा, जिसने उसे दुनिया में सर उठाकर जिंदा रहने का हुनर सिखाया।